Yes everyone, so once again, so जो लेट ज्वाइन हुए, वेरी गुड इवनिंग। ओके, सो लास्टली हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फटाफट से फ्लैश बैकिंग करो, बताओ मेरे को कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग। टेल मी फास्ट, क्या पढ़ रहे थे, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, ये तो बताओ। अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या पढ़ रहे थे हम लोग, विच टॉपिक, अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड क्या पढ़ रहे थे, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो उसमें से काफी कॉजेज हमारे हो चुके थे, राइट। सो 6 कॉजेज, दैट इज लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग, तक कॉजेज हमारे कंप्लीट हो चुके थे, राइट। लास्टली हम लोगों ने ध्यान दिया था, दैट इज अ ड्रेन ऑफ ब्रेन, है ना, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। वोकेशनल एजुकेशन रिलेटेड हम लोगों ने बात की थी। देन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, उसके रिलेटेड हम लोगों ने बात की थी। ओके, सो अभी आज हम लोग इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में कॉजेस फिनिश कर देंगे हम लोग, 4 कॉजेस लेफ्ट है, टोटल 10 कॉजेस थे आपके, ठीक है। 7th नंबर, इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, पब्लिक सेक्टर तो वैसे भी इनएफिशिएंट है। जिसको गवर्नमेंट नौकरियां मिल गई, बस टेबल के ऊपर पांव चढ़ा के बैठो, आराम आराम से काम करो भाई। यही चीजें तो होती है पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब्स में, राइट और रॉन्ग, आप लोगों को पता है ऐसी चीजें होती है। पोस्टर यस मैम। आराम आराम से काम करेंगे, हम लोगों को लाइन में लगवाएंगे, हम लोगों को स्लोली स्लोली बोलेंगे काम करने के लिए, और मतलब इतना ज्यादा लेट लेट काम करते हैं वो लोग। और प्राइवेट सेक्टर वाले जबरदस्त, बहुत फ्लुएंसी, बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं वो लोग। लेकिन पब्लिक सेक्टर हमारा उतना एफिशिएंटली काम नहीं करता है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस पब्लिक सेक्टर वाज गिवन मोर इम्पोर्टेंस। आप सबको पता है कि हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई गई, कुछ हिस्से कुछ हिस्से नहीं, मैं तो ऐसा बोलूं कि मोस्ट जो पार्ट था वो पब्लिक सेक्टर के पास था, और कुछ हिस्से प्राइवेट सेक्टर के पास रखे गए। और जो इवन इंडस्ट्रीज भी जो स्टार्टअप किया, क्योंकि देखो एक तरफ से सही भी था, क्योंकि पब्लिक सेक्टर पैसा लगा सकता है इंडस्ट्रीज में, न्यू न्यू फर्म्स में। प्राइवेट सेक्टर के पास उतना पैसा उस वक्त जब देश आजाद हुआ था तब नहीं था। सो मोस्टली जो बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज एंड ऑल एस्टैब्लिश की गई थी, वो पब्लिक सेक्टर के थ्रू ही, गवर्नमेंट ने ही इन्वेस्टमेंट्स किए थे सब कुछ। और लेकिन अफसोस, बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी पब्लिक सेक्टर की ही, जो लॉस में चली गई। और आपको पता भी हो कि जो 1951 से लेकर 1990 तक ये एक ऐसा स्टेज था जब प्लानिंग चल रही थी, और से फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर को ज्यादा प्रायोरिटी दी हुई थी, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज एंड ऑल एस्टैब्लिश हुई थी। लेकिन 1990 में लॉस बहुत हुआ था एक्चुअली। सो 1980, 1990 ऐसे पीरियड्स में पब्लिक सेक्टर लॉस में होने लगी थी। और आपको पता है कि हमारे देश में फिर 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज किया गया, जिसका नाम दिया गया LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि पब्लिक सेक्टर लॉसेस में इतना कर्जा उठा दिया था पब्लिक सेक्टर ने कि पब्लिक सेक्टर को इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी पैसे नहीं थे। एंड अगेन उसने IMF से फिर से 7 बिलियन डॉलर्स कुछ समथिंग करके अमाउंट मांगी थी, और IMF ने सामने कंडीशन रखी थी कि चेंज योर इकोनॉमिक पॉलिसीज। और उस वक्त जो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह थे, और 1991 में उन्होंने ये सब कुछ चेंजेस किया। पब्लिक सेक्टर की जगह पे प्राइवेटाइजेशन, काफी प्राइवेटाइजेशन लेकर आए बहुत सारी चीजों में, या गवर्नमेंट कंपनीज बेच दी गई प्राइवेट सेक्टर्स एंड ऑल को।
प्लस लिबरलाइज कर दिया रूल्स रेगुलेशंस, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पे बहुत ज्यादा रूल्स, इंडस्ट्रियल लाइसेंस लो, ये लो, तो बहुत रोक टोक थी। एंड ग्लोबलाइजेशन भी अलाउड नहीं था, वर्ल्ड ट्रेडिंग करना भी अलाउड नहीं था। तो ये सब जो चीजें एक्चुअली हुई थी, राइट, कि भाई पब्लिक सेक्टर हमारा इनएफिशिएंट है, वो प्रॉपरली वर्किंग वहां पे नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से देश में इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज करना पड़ा था। दैट कैन बी कॉल्ड एज अ एलपीजी, राइट। तो वो चीज यहाँ पे भी बताई है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस public sector was given more importance than the private sector, and there is immense increase seen in the number of public sector. देखो, ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट्स नहीं की थी या पब्लिक सेक्टर्स बढ़ चुके थे, बहुत सारी आयरन, स्टील, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, ये जितनी भी बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज थी ना, वो पूरा का पूरा उसमें इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर का ही था। लेकिन नाउ आज के टाइम पर अगर हम लोग पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेस जो प्रॉफिटेबल हो वो देखें, तो वन इज द ओएनजीसी, वो प्रॉफिटेबल है। दैट इज एक्चुअली एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, वो भी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। सो ये ऐसे थोड़ी कंपनीज है गवर्नमेंट की जो प्रॉफिटेबल हुई थी उस वक्त और आज भी चल रही है, ठीक है। So the quantity of employment generated estimated from the public sector was not able to generate more employment. जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए थे पब्लिक सेक्टर ने इंडस्ट्रीज में एंड ऑल, और जितना सोचा था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकेंगे, लेकिन उतनी हुई नहीं, राइट। सो बिकॉज ऑफ इट्स लो प्रोडक्टिविटी, क्योंकि काम एकदम स्लो काम करना है, so employment oriented private sectors were controlled, और जो प्राइवेट सेक्टर बेचारा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है उस पे तो रेस्ट्रिक्शंस रखे हुए थे। So for the development of public sector, moreover private sector development was neglected. आ गई ना चीज, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट को नेग्लेक्टेड किया गया, and so there was less employment generation and unemployment increase. So ये ऑब्जेक्टिव उस वक्त नहीं अचीव हुआ था। कोशिश की गई थी कि पब्लिक सेक्टर अगर इतना सारा बढ़ता जाएगा तो ऑफ कोर्स जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो भी बढ़ेगा, लेकिन उस हद तक नहीं बढ़ा, और जो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना चाहिए एक्चुअली वो बढ़ाया नहीं उस वक्त। मतलब ये जो बात हो रही है इनएफिशिएंसी, वो आफ्टर इंडिपेंडेंस और बिफोर एलपीजी की बात हो रही है यहाँ पर। मतलब आप सोचो कि आपको किस स्टेज का पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, अभी 2020 के अंदर। एलपी इसके बाद तो एलपीजी ले आए थे ना, तो प्राइवेटाइजेशन वगैरह काफी हुआ था। ओके, सो इतनी सी बात कही है आपके उसमें पब्लिक सेक्टर रिलेटेड। और आज भी यार गवर्नमेंट जॉब्स आप देखो हालत टाइट हो जाती है, एग्जाम्स पे एग्जाम्स देते हैं, और बीच में जनरल कैटेगरी को साइड करके एसटी एससी ऐसे वाले लोग आ जाते हैं बीच में, जिनके लिए ऑलरेडी स्पोर्ट्स कोटा अलग, देन एसटी एससी ईडब्ल्यूएस वाले कोटाज अलग, और बेचारे हम जनरल तो कहाँ पर होते हैं। और हम लोगों को लग जाना मतलब हम लोग पार्टी मनाते हैं अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाती है हमारी जनरल कैटेगरी वालों की। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली है इसके रिलेटेड जॉब में भी। मतलब आप जो भी बैंकिंग इवन इंटरेस्टेड है ना बैंकिंग की एग्जाम्स वगैरह देने में या आगे चलकर, भाई बहुत सी एग्जाम्स देनी पड़ती है, और ऐसा नहीं है कि हम लोग पास हो जाए, उसके कट ऑफ्स एंड ऑल बहुत ज्यादा रहते हैं। तो बहुत मतलब मेहनत तो करनी पड़ती है, हम जनरल वाले करते हैं बेचारे, लेकिन कभी कभार हमारी लक नहीं लगती है, वो एसटी एससी वालों के कट ऑफ लो होते हैं ना, तो उन लोगों को पहले मिल जाती है वहां पे नौकरियां। तो अब मेरे को बताओ एसटी एससी वाले, मैं ऐसे अगेंस्ट नहीं हूँ कि उन लोगों को जॉब नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ग्रेड्स के ऊपर क्यों जॉब मिलनी चाहिए यार? ग्रेड्स क्यों आ रहे हो बीच में? जनरल वाला भी तो उतनी मेहनत कर रहा है और एसटी एससी वाले को भी उतनी मेहनत करने दो, कट ऑफ क्यों डाउन कर रहे हो? आपको पता है जनरल कैटेगरी वालों को बहुत ये चीज फेस करनी पड़ती है। ये भले कट ऑफ वो किए हुए ना, लेकिन मैं जान सकती हूँ मुझे पता है कि जनरल वाले बेचारे रो पड़ते हैं, 0.5 से रह जाते हैं, इतने कम मार्क्स से रह जाते हैं, बताओ उनको बहुत बड़ा दुख होता है उसके रिलेटेड।
मतलब बैंकिंग सेक्टर में अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए या क्या। ओके, सो इनएफिशिएंसी है पब्लिक सेक्टर में। नेक्स्ट आ जाता है आपका नेग्लिजेंस टुवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर। ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, नेग्लिजेंस तो है ही है, जबकि देश हमारा एग्रीकल्चर एग्रियन कंट्री कहा जाता है इंडिया को, और बढ़ाया क्या जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आ रहे हैं हम लोग। तो वही एग्रीकल्चर सेक्टर को तो नेग्लिजेंस, आधे से ज्यादा पॉपुलेशन तो उसी पे डिपेंड है, फार्मर्स एंड ऑल, उन लोगों की तो इनकम्स बढ़ नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है, उनको तो बेचारे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड लगे पड़े, एक ही जमीन पे 8-8 जने 10-10 जने रिक्वायर्ड नहीं है और उतने जने काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, नेग्लिजेंस है ना टुवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर। सो इंडिया इज नोन एज एग्रीकल्चर कंट्री। देखो किताब में भी लिखा है कि इंडिया को एग्रीकल्चर कंट्री कहा जाता है, एंड मोस्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन रिसाइड्स इन विलेजेस। हम सबको पता है ये चीज। So this population is dependent on agriculture. Of course, agriculture पे depend है, और agriculture rain के ऊपर depend है। हाँ, rain क्या है, rain तो uncertain है, जब उसका मन चाहा तब पड़ती है, जब उसका मन नहीं चाहा तो नहीं पड़ेगी rain। उसका मन जनवरी में चाहा रेन पड़ने का तो जनवरी में पड़ जाएगी, अभी अक्टूबर में मन चाहा तो अक्टूबर में पड़ जाएगी, उसका तो जैसा मन चाहा ना। तो ये अनसर्टेनिटी है रेन की। So agriculture planning should be such that could generate more employment, but in India's economic development policy, more emphasis is given to other sector than agriculture. देखो ये चीज लिखी हुई है बुक के अंदर भी, ये चीज लिखी है कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना प्रायोरिटी नहीं दिया। As agriculture was given importance, as agriculture was given less importance, it could not develop effectively, and the planning related to agriculture sector failed to generate more employment. तो सिंपल सी बात है, आप उसको प्रायोरिटी नहीं दोगे तो कैसे होगी ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और एडवांटेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एंजॉयड बाय फ्यू स्टेट्स लाइक पंजाब हरियाणा। ये देखो आ गई पॉइंट, तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी ना ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेटेड कौन सी चीजें आती ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर। चलो 5 चीजें मैंने बताई थी आपको, जस्ट टेल मी फास्ट विथ मी। चलो बताओ मेरे को 5 कौन सी चीजें थी, बोलो। हाँ, हाइब्रिड सीड्स, HYV सीड्स जिसको बोलते हैं हम लोग, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। सेकंड फर्टिलाइजेशन, पेस्टिसाइड्स, फिर इरिगेशन, ओके, इरिगेशन, एंड फिफ्थ मैकेनाइजेशन। और ये चीज मैंने आपको बताई थी पहले से ही, एडवांस में चीज बताई थी मैंने कि कुछ स्टेट्स में ही हम लोगों को ग्रीन रिवॉल्यूशन ग्रीन रिवॉल्यूशन का इफेक्ट बहुत अच्छा आया था हमारी कंट्री में। हम लोग फूड ग्रेन्स में सेल्फ रिलायंट हो गए थे हम इंडिया वाले। तो लेकिन कुछ स्टेट्स में, पंजाब हरियाणा जैसे कुछ स्टेट्स में खाली आया था। सो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट कुड नॉट बी क्रिएटेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। बर्डन ऑफ पॉपुलेशन, देखो क्या क्या रीजंस बताए हैं कि क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रही है। क्योंकि बर्डन, एक तो आधे से ज्यादा देश की पॉपुलेशन विलेज एरियाज में, और उनका मेन काम है, मेन प्रोफेशन दैट इज एक्चुअली एग्रीकल्चरिंग करना, या तो क्या होगा पोल्ट्री फार्मिंग हो गया या फिशरीज हो गया, ये सब चीजें ज्यादा। लेक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, हमारे पास प्रॉपर पानी फैसिलिटीज एंड ऑल नहीं है, और हमारे पास एक्चुअली इंडिया के पास पानी है लेकिन हमारे पास सॉल्टी वाटर है, हमारे पास स्वीट वाटर नहीं है। तो हम लोग जो खेती बाड़ी में जो पानी डालते हैं वो सॉल्टी वाटर यूज नहीं होगा, हम लोगों को स्वीट वाटर्स चाहिए, ठीक है। सो लैक ऑफ इरिगेशन, फिर लैक ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, मतलब पैसा भी नहीं है, उनको लोन चाहिए या कुछ ट्रैक्टर्स थ्रेशर्स खरीदने के लिए। मैं आपको आज भी बताऊं, मैं खुद महाराष्ट्र किसी गांव वगैरह में, मेरे को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है ना, तो मैं जाती रहती हूँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, तो मैं नोटिस करती हूँ हर जगह। तो महाराष्ट्र में ऐसे बहुत से गांव है, यू नो महाराष्ट्र इज जनरली फेमस फॉर द अनियंस, शुगर केन, और एक दो और चीजें हैं जिसके लिए वो फेमस है, वहां पे काफी अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो मैं से बहुत सारी महाराष्ट्र की ऐसी गांव में गई हुई हूँ जहां पर आज भी जो खेती बाड़ी हो रही है वो बुल्लॉक से हो रही है, उनके पास ट्रैक्टर्स थ्रेशर्स अभी तक नहीं है। बुल्लॉक्स ही
पूरे फार्म में जो करते हैं ना हार्वेस्टिंग, और वो पूरा जो प्रोसेसिंग होता है ना फार्मिंग का, वो पूरा का पूरा अभी भी इवन वही करते हैं। मतलब उनके पास पैसे भी नहीं है फाइनेंसिंग के लिए कि भाई वो कुछ खरीद सके और या उनको लोन सही रेट पे मिल सके। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि फाइनेंसिंग के लिए इंडिया ने एक बैंक एस्टैब्लिश की गई है जिसका नाम है नाबार्ड। क्या नाम है? दैट इज नाबार्ड। मैंने आई थिंक सो पॉवर्टी चैप्टर में आपको बताया हो। नेशनल Yes. एग्रीकल्चर नहीं, नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड। ठीक है, सो वो एस्टैब्लिश की गई है ताकि वो एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर सके फार्मर्स को और ऐसे सब चीजों को। और नाबार्ड खाली फाइनेंसिंग प्रोवाइड नहीं करता है, इवन ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करता है, किस तरीके से हम लोगों को आर्टिफिशियल सीड्स यूज करने हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करने हैं या क्या। तो ये सब चीजें भी थोड़ी बहुत इम्प्रोवाइज हुई है नाबार्ड के बाद। नाबार्ड आई थिंक 19 आपके बुक में है 1982 शायद, 82 या 75, एक सेकेंड। नाबार्ड एस्टैब्लिश, हाँ 1982 नाबार्ड एस्टैब्लिश। इट्स एक्चुअली द बॉडी ऑफ द आरबीआई, आरबीआई ही पूरा मैनेज करता है। दिस इज पर्टिकुलर फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपका एग्रीकल्चर चैप्टर है ना, उसके रिलेटेड पूरा डिटेलिंग बताया हुआ ही है, उसमें एग्रीकल्चर पूरा अच्छे से समझाया हुआ है कि एग्रीकल्चर क्यों कहाँ कहाँ पे लूप होल्स है। ठीक है, फिर एक अनसर्टेनिटी ऑफ मॉनसून आ जाता है, देन few other uncertainties भी आ जाती है, are also responsible for the poor development of agriculture। और इवन इन रूरल एरियाज नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो मैंने आपको बताया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, देन फिशरीज हो गया, so non agriculture sectors are not developed properly, that is why rural laborers who are dependent on agriculture face high rate of seasonal and disguised unemployment। तो ये तो देखने को मिलता ही है, disguised and seasonal unemployment in agriculture। ठीक है, so everyone clear about this cause कि इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रही है जितना होना चाहिए, मतलब जितना डिपेंडेंसी है, so disguised unemployment ज्यादा है वहां पे। Okay, so everyone clear about these two causes? Any doubt? Yes, ma'am. Okay, okay. चलो, next आ जाता है that is a low mobility of workers। हमारे इंडिया का ना ट्रेडिशंस और ये सब कुछ काफी आ जाते हैं, और हमारे अर्बन एरिया वाले एक सिंपल सी मेरे को चीज बताओ, आपको अगर मैं जॉब दे रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब दे रही हूँ काफी अच्छे लेवल की और काफी अच्छी सैलरी वगैरह है, लेकिन रूरल एरिया में दे रही हूँ, आप प्रेफर करोगे जाना? ये सुनो, बताओ। लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया आना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज एंड ऑल, बट क्या अर्बन से रूरल एरिया आप जाओगे? आप बच्चे, अगर आपको आगे चलकर सब चीजें अच्छी मिले, जाना पसंद करोगे? मैम अप डाउन करेंगे। अप डाउनिंग करोगे, ओके। सो है कुछ बच्चे जो जिनमें है मूव करेंगे, मोबिलिटी, दैट इज अ मूवेबिलिटी ऑफ द वर्कर्स, राइट। लेकिन सिर्फ एक जने का आंसर आया है मेरे पास। आप लोग कितने हैं अभी? 40 स्टूडेंट्स आप लोग हो। सो बाकी के लोग का तो मेरे को आंसर नहीं आया, सिर्फ एक। 40 रेशियो देखो क्या आ रहा है, 40:1 चल रहा है यहाँ पे। 40 में से सिर्फ एक मेरे पास आंसर आया है जो अप डाउन करेगा, वो भी। जस्ट इमेजिन डेवलपमेंट कैसे होगा रूरल एरियाज का। सोचो, मोबिलिटी, मूव करने के लिए तो तैयार नहीं हो, क्योंकि हर किसी को यार रूरल एरिया में क्यों जाए हम लोग तो और प्रेफर करेंगे, हम लोग तो पुणे जाए, हम लोग तो दिल्ली जाए, हम लोग तो बैंगलोर जाए, हम तो ऐसी एरियाज प्रेफर करेंगे, रूरल एरिया क्यों जाएंगे हम लोग? So the thing is that actually ये लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स है हमारे इंडिया में, इतना जल्दी वो मूव नहीं होते अर्बन टू रूरल एरिया।
मतलब जॉब मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, लेकिन तो भी नहीं हो रहा। इधर तो खाली 40:1 चल रही है चीज। 40 में से सिर्फ एक ही बच्चा है। So in many circumstances, lack of mobilization among the laborers is also a reason for the unemployment in India. So due to social reasons, family relations, language, religion, casteism, culture, lack of information, lack of transportation facility, problem of housing, etc. are the few reasons which restrain मतलब जो रोकता है mobilization होने में, so that which restrain the mobilization and increase the problem of unemployment. So people with the higher education are not interested in going to the rural areas. आप लोग भी interested नहीं हो, so development कैसे होगा rural areas or backward areas? Even if they get employment, अच्छी अगर मिलती है जॉब वगैरह, सैलरी स्केल भी अच्छा है, but then also no, they are not ready actually. These people expect to get employment in urban area. मैंने जैसे आपको बोला कि आपको urban area में चाहिए भाई employment, which is if not satisfied they would prefer to remain unemployed. ठीक है, मैं unemployed रह लूंगा, मुझे rural area में नहीं जाना. So this is actually the reason. And then attraction towards the urban life, of course यार, कौन जाएगा रूरल एरिया में? हाउसिंग का कुछ है नहीं ठिकाना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वगैरह कुछ है नहीं, इंफॉर्मेशन का लैकिंग, लैंग्वेज वहां पे कैसा है, क्या है, किस तरीके से है, सो एडजस्ट होने में काफी टाइम लगे. और इतना अट्रैक्शन जो है अर्बन लाइफ से, अर्बन फैसिलिटीज से. So do not show readiness among the people to go to the rural areas for employment. घूमने जाएंगे गांव में, कभी अपने आप को शांति चाहिए होती है तो हम लोग जाते हैं, बट nowadays अर्बन एरियाज में रिजॉर्ट्स एंड ऑल ये सब कुछ अवेलेबल है, उधर जाने की जरूरत नहीं है. आपको नेचुरल सब चीजें चाहिए, हाँ नेचुरल सब कुछ मिलेगा रिजॉर्ट में, हर चीज मिल रही है. शांति चाहिए आपको, शांति भी मिलेगी आराम से रिजॉर्ट्स में. So because of low mobility of workers in India, unemployment है of course. ठीक है. फिर लास्ट वन जो बताया है, that is a lack of infrastructure facility. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? सब लोग बोलते हो इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? कोई बता सकता है? Anyone? What is infrastructure? Buildings and roads. Roads, buildings, और मैं यहाँ पे Power supply. अच्छा पावर सप्लाई, ओके, इलेक्ट्रिसिटी, Basic facilities required for yes, to run the country. Yes, required for the survival, right? Of course. So infrastructure in short can be called as a collection of the basic facilities. So दो तरीकों का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत सी चीजें आ जाती है, कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, ये सब चीजें भी आ जाती है. मतलब कमर्शियल एनर्जी, नॉन कमर्शियल एनर्जी में जैसे चीजें आ जाती है, काउ डंग, फ्यूल, ये सब चीजें आ जाती है. देन ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड एवरीथिंग, रेलवेज हो, रोडवेज हो, एयरवेज हो, वाटरवेज हो, पाइपलाइंस हो. देन कम्युनिकेशन में भी एवरीथिंग, टेलीफोन, पोस्टल सर्विसेज, इंटरनेट, एवरीथिंग कम्युनिकेशन में भी. एंड इसमें क्या बोलते हैं अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में तीन चीजें आती है, एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग. ठीक है, ये तीन चीजें आती है, एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग. सो ये सबका कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर. और हमारे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है जरा बताइए. लैकिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है कि नहीं है? हमारा गुजरात फिर भी सही है, फिर भी मैं बोलती हूँ रोड्स अच्छे हैं, रेलवे
ओके अच्छा है, फिर भी कोई वो नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी में तो काफी अच्छा है हमारा गुजरात, पानी वाटर फैसिलिटीज भी है हमारे पास अच्छी खासी। ठीक है, गुजरात फिर भी सही है, बट बहुत सारी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज, मुंबई देख लो आप, महाराष्ट्र पूरा, रोड्स इतने बकवास रोड्स है ना, इतने बकवास रोड्स सच में। मैं तो गई थी ना, मतलब ऐसा लग रहा था मैं कहाँ आ गई हूँ, किस गांव में आ गई हूँ मैं। plus traffic. बहुत ज्यादा रोड्स खराब है ऑल, मतलब मुंबई, महाराष्ट्र इज ओनली फेमस एक्चुअली, मतलब उसमें जो भी चीज है ना, बस मुंबई पुणे, वो अहमदनगर, मुंबई पुणे, ऐसे कुछ सिटीज है जो फेमस है, बस और कुछ नहीं है महाराष्ट्र में, बता दे रही हूँ। बाकी का तो सच में कुछ नहीं है। मेरे को तो बहुत ज्यादा बुरा लगा था, इतने रोड्स खराब। प्लस आप एमपी देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, राजस्थान देख लो, सो काफी इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज है, ठीक है। सो लैकिंग है रूरल एरियाज में तो भाई बहुत ज्यादा ही है। जब भी ट्रम्प आ रहे थे ना, उनको रूरल एरिया घुमाना चाहिए था, तो पता चलता असलियत हमारे देश की। हमारा देश है इंडिया, ऐसा है हमारा देश, ऐसे बताना चाहिए था ना, अच्छी अच्छी चीजें बता दी बस। चलो, इन रूरल एरियाज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम। सो हमारे हमारे गुजरात में और हमारे अहमदाबाद में भी ये चीज हो जाती है। बारिश के टाइम पर रोड्स खराब हो जाते हैं, फिर से एएमसी खर्चा करता है इतना सारा, और फिर बनाता है फिर से रोड्स वगैरह। तो unemployment has become a major problem actually in rural areas. Lack of transportation facility, lack of transportation facility, lack of proper roads, lack of education, health, electricity facility are the reasons of the low generation of employment. Education proper नहीं है, electricity proper नहीं है, health proper नहीं है। आपको अर्बन एरिया में ये सब चीजें अच्छी दिख रही होगी, लेकिन रूरल एरियाज में आपको ये सब चीजें नहीं मिलेगी, ये फैक्ट है। हम लोग अर्बन एरिया में रहते हैं ना, तभी हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, लेकिन आप कभी एक बार दो बार जाकर देखो, या काफी बच्चों के गांव होते हैं रूरल एरियाज में, उनके जो दादा दादी वगैरह रहते हैं, तो वहां पर वो लोग जाते हैं तो उनको पता है उसके रिलेटेड। As such, in rural area, for industry there are availability of the laborers at the low wages, और रूरल एरियाज में तो वेजेस भी इतने प्रॉपरली नहीं मिल पाते हैं, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। बट देखो, इंडस्ट्रीज भी थोड़े अच्छे वाले एरिया में सोचती है इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाना, क्योंकि रूरल एरिया में तो ना इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर फैसिलिटी होगी, ना ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड कुछ होगा, तो उनको ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी फेस करनी पड़े। लेबर तो सस्ते में मिल जाएंगे उनको, और रॉ मटेरियल्स भी मिल जाएंगे, लेकिन दूसरी जो चीजें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, वो नहीं मिल पाती है इंडस्ट्रीज को, और इसी वजह से काफी कंपनीज अपना फैक्ट्री नहीं प्रेफर करती है रूरल एरियाज में लगाने का। बट ड्यू टू द लैक ऑफ कंटिन्यूअस एंड द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियल डू नॉट विश टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज, एंड एज अ रिजल्ट न्यू एम्प्लॉयमेंट कैनॉट अराइज and unemployment exists. Simple. तो यहाँ पे आपके 10 के 10 कॉजेस खत्म हो जाते हैं, और कंक्लूजन बचता है, इसमें दिया हुआ है अपार्ट फ्रॉम द अबव रीजंस, दिस इज द पार्ट ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, ये कंक्लूजन है। इन इंडिया, लैक ऑफ नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, हमारे इंडिया में प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड पॉलिसी नहीं बनाई गई हुई है, एक वो चीज का भी लैकिंग है। लैक ऑफ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मतलब जो प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है, उसका भी लैकिंग है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। मतलब आपने अभी अभी देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा प्रॉब्लम है और लैकिंग है, देन मोबिलिटी ऑफ द वर्कर्स का प्रॉब्लम है, देन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी नेग्लिजेंस है, फिर वोकेशनल एजुकेशन की कमी है, तो ये सब चीजें मतलब प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं। फिर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और मतलब हमारे देश में रिसोर्सेज है और पैसा तो इतना पैसा है ना, आप सोच भी नहीं सकते, तभी भी इंडिया को गरीब देश कहा जाता है, बताओ।
पैसा इतना जबरदस्त का पैसा है ना, आपको कहाँ में मिलेगा? आपको मिनिस्टर्स के हाउस में मिलेगा, आपको मंदिरों में मिलेगा पैसा, बस ऐसे सब जगह पे पैसा मिलेगा आपको। अंबानी के घर पे मिलेगा आपको पैसा, बहुत पैसा है इंडिया के पास, लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाते हैं हम लोग फिर से। तो नेचुरल रिसोर्सेज भी है इंडिया के पास, लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है, अंडर यूटिलाइजेशन है। तो ये सब रीजंस भी हैं जिसको डिटेलिंग नहीं किया है इस चैप्टर में। These reasons are also responsible for the increase in unemployment. So that's it about the causes of unemployment. यहाँ पे समाप्ति हो जाती है, and from the next lecture we'll start with the measures to reduce the unemployment. जबरदस्त। मैं आपसे पूछूंगी, यहाँ अभी 10 causes हम लोगों ने पढ़े, 10 वजह पढ़ी हम लोगों ने, अभी इसको सुधारने के लिए क्या क्या किया जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। और आप लोगों से पहले मैं पूछूंगी, बस ये कॉजेस ही है, और फिर एक लास्ट टॉपिक है स्टेट प्रोग्राम्स टू सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। बस इतनी सी चीज है, एंड देन विल फिनिश। कॉजेस है आपके कितने? 7 कॉजेस है, 7 कॉजेस। सो 2 लेक्चर में 7 कॉजेस कंप्लीट होंगे, 2 लेक्चर, क्योंकि बहुत बड़े कॉजेस ये मेजर्स है, सॉरी 7 मेजर्स है, कॉजेस नहीं मेजर्स है। सो 2 लेक्चर लग जाएंगे, मतलब टोटल 3 लेक्चर लगेंगे अपने को इस चीज को कंप्लीट करने में। 3 लेक्चर्स आर रिक्वायर्ड मोर, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगी आपका रिवीजन। स्टार्टिंग चैप्टर से हम लोग ओरल एंड ऑल ये सब कुछ रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट अबाउट टुडे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। एनी डाउट? किसी को भी कोई डाउट है मुझसे पूछ सकते हो।